हेलो फ्रेंड्स, कॉमर्स आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि आने वाले यूपीपीसीएस एग्जाम, एमपीपीसीएस और बीपीएससी का जो री एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हम लोग घटना चक्र की दृष्टि और घटना सार इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके इन दोनों में जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक दिए गए हैं उनको एक साथ मर्ज करके जो भी करंट अफेयर एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं उसको हटा दिया गया है और जो एक्स्ट्रा है उसको ऐड किया गया है। यानी कि आपका कोई भी करंट अफेयर यहाँ से नहीं छूटने वाला है, क्योंकि इसमें दोनों मैगजीन्स को पूरी तरह से कवर करने की कोशिश की गई है। तो ये कोशिश जो है आपको काफी हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें सारे के सारे करंट अफेयर को ऐड करने की कोशिश की गई है, जिसको आप ध्यान से देखेंगे और आप पूरी तरह से इसको एक दो बार रिवाइज भी कर लेंगे। चलिए हम लोग शुरू करेंगे इसको आज राष्ट्रीय परिदृश्य से। इसमें नेशनल करंट अफेयर दोनों का लिया गया है, घटना सार और घटना चक्र की दृष्टि में इनको। चलिए, अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0, अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0, इसको हम लोग इसको अनिक भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अटल न्यू इंडिया चैलेंज, अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0। एक्चुअली जो अटल इनोवेशन मिशन था ये उसी की एक पहल है, किसकी? अटल इनोवेशन मिशन की, ठीक है। और अटल इनोवेशन मिशन जो था वो भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है देश में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। अटल इनोवेशन का जो मिशन है, जिसका उद्देश्य है देश में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की संस्कृति को बढ़ावा देना। ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस मिशन का क्या उद्देश्य है, उसमें 4 ऑप्शन में से आपको दे देगा। तो अटल इनोवेशन का मिशन आपको ध्यान में रखना है, और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अटल इनोवेशन मिशन कब शुरू किया गया था। अटल इनोवेशन मिशन 2016 में स्थापित किया गया था। अटल इनोवेशन मिशन 2016 में स्थापित किया गया था। चलिए, अब अटल इनोवेशन मिशन के तहत ही अटल टिंकरिंग लैब कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। ये क्या है? ये एक ऐसा वर्क स्पेस है जहां पर कोई भी युवा अपने विचारों को आकार दे सकते हैं और नवाचार कौशल सीख सकते हैं, ठीक है। कोई भी, आप भी वहां पर जाके अपने जो भी आपके विचार हैं उसको आप रख सकते हैं और वहां से आप स्किल्स जनरेट कर सकते हैं। चलिए, तो अटल न्यू इंडिया चैलेंज हम लोग देख रहे थे। अटल न्यू इंडिया चैलेंज का जो सेकंड संस्करण है वो लॉन्च किया गया है। इसका जो पार्ट 1 था वो कब लॉन्च किया गया था? 2018 में। अब इस टाइप से क्वेश्चन बताता है वो, जैसे अनिक 1.0 दे देगा, अनिक 2.0 दे देगा और भी एक दो दे देगा और इसका डेट डाल देगा उसमें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अनिक 1.0 जो था 2018 में स्टार्ट किया गया था, और जो 2022 है यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। 4 साल के बाद अनिक 2.0 स्टार्ट किया गया है। ये आपको बता चुका हूं मैं कि अटल न्यू इंडिया जो चैलेंज है ये अटल इनोवेशन मिशन का पार्ट है, उसी का पार्ट है। चलिए, अच्छा, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये पूछ सकता है, अगर मिनिस्ट्री का नाम पूछता है तो अटल न्यू इंडिया चैलेंज एक मिनिस्ट्री नहीं बल्कि ये इसमें 5 मंत्रालयों की भागीदारी है, ठीक है। तो आपको मंत्रालयों का नाम अगर न भी याद रहे तो आप सिर्फ ये ध्यान में रखेंगे कि इसमें 5 मंत्रालयों की भागीदारी है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए, मेन आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि आपको जो क्वेश्चंस है उसे सॉल्व करना है, ठीक है। आपका मेन उद्देश्य क्वेश्चन सॉल्व करना है वहां पे। इसलिए आप यहाँ पर भी मैंने ट्राई किया है कि आपको सिर्फ वही बातें बताई जाएंगी जो वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि अभी 10 दिन का समय रह गया है, आपको उतना ही करके जाना है जिससे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चलिए, अटल इनोवेशन मिशन में देखते हैं इसको। इसका जो एम है उसमें एक दो चीजें आप लोग देख लें, क्योंकि इसमें 10,000 टिंकरिंग लैब की स्थापना की बात की गई है। ये वही टिंकरिंग लैब है जहां पे कोई भी हुआ अपने जाकर विचारों को रख सकता है, ठीक है। फिर अटल इनोवेशन सेंटर 101 ये नंबर है, और 50 अटल समुदाय नवाचार केंद्र स्थापित करने वाला है, और 200 स्टार्टअप को सहायता देने के लिए अटल न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से 200 स्टार्टअप को सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। ये आपको 4 इसके लक्ष्य हैं, 4 एम है इसके अटल इनोवेशन मिशन के। नेक्स्ट है रायसीना संवाद। क्या है? रायसीना संवाद 2022, ठीक है। तो रायसीना संवाद जो है 2022 में अभी हाल में अप्रैल में हुआ था ये, ठीक है। अब इसमें क्या किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, एक चीज यहाँ पे ये देख लीजिए। ये क्या काम करता है? रायसीना संवाद क्या है? तो ये एक बहुपक्षीय सम्मेलन है। ये एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय, जो ग्लोबल कम्युनिटी है, उसके समक्ष उपस्थित चुनौतियों पर विचारों को आदान प्रदान करता है। वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं
जो भी जैसे मान लीजिए कोरोना हो गया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो आते हैं, उस टाइप के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उस पर ये विचारों को आदान प्रदान करता है। अब इसको इस कार्यक्रम का जो आयोजन है रायसीना संवाद को कौन आयोजित करते हैं, तो ये ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन तथा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से इसको आयोजित किया गया है। ठीक है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसमें 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एक तो ये क्या है, तो ये एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के समक्ष उपस्थित चुनौतियों पर विचारों को आदान प्रदान करता है। ये इन पर्सन फॉर्मेट में हुआ है। और नेक्स्ट जो है, इसको कौन आयोजित किया, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और फॉरेन मिनिस्ट्री, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि इस बार जो रायसीना संवाद की जो चीफ गेस्ट थी वो यूरोपीय आयोग, यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वारडेर लेयन, उर्सुला वारडेन लेयन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर यात्रा, ये जम्मू कश्मीर की यात्रा पर गए थे अभी कब, 24 अप्रैल 2022। 24 अप्रैल 2022 को क्या खास है, 24 अप्रैल को होता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होता है 24 अप्रैल। अच्छा, जम्मू कश्मीर का जो सांबा जिला है वहां की पल्ली पंचायत है। ठीक है, वहां पल्ली पंचायत, इसका नाम ध्यान में रखेंगे आप। ये पूछ सकता है कि पल्ली पंचायत कहाँ पे है, क्योंकि ये आगे न्यूज में हम लोग देखेंगे कि ये न्यूज में रहा है इस बार। तो पल्ली पंचायत से उन्होंने देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित किया है। और जिस दिन ये जम्मू कश्मीर की यात्रा पर गए थे, यानी कि कब, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को, उसी दिन मुंबई में प्रधानमंत्री को दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया है। कब, 24 अप्रैल 2022। अब इस दिन जो प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर की यात्रा पर गए हैं तो उन्होंने काफी कुछ वहां पे उद्घाटन वगैरह किया है, तो उसको हम लोग एक एक करके थोड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री ने बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग का उद्घाटन किया है। अब देखिए, बिहार में ये लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था इस बार कि अटल टनल का सुरंग की लंबाई पूछ लिया था, तो इसलिए इसका भी आप लोग देख लेंगे। बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग का जो लंबाई है 8.45 किलोमीटर है। ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये नहीं देखना है कि हाँ भाई ये इतना अंदर फैक्ट नहीं पूछेंगे, अब कुछ भी पूछ रहे हैं वो। और ये हम लोगों ने बीपीएससी के एग्जाम में जो पेपर था उसको देखा कि वहां पे सुरंग की लंबाई भी पूछी गई है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे कि बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग की जो लंबाई है वो 8.45 किलोमीटर है। ठीक है, ये जो बनिहाल काजीगुंड सड़क है ये ट्विन ट्यूब टनल है। ट्विन ट्यूब टनल क्या होता है, ये हो गया टनल। अब एक टनल जो होता है इसका जो रेडियस होता है ये ज्यादा बड़ा होता है, ताकि ये बड़े वाहनों के लिए होता है, और इसकी छोटी होती है। ये होते हैं ट्विन ट्यूब टनल। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे कि जो बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग है ये ट्विन ट्यूब टनल है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, रतले जल विद्युत परियोजना। इन्होंने जो नेक्स्ट जो वहां पे उद्घाटन किया है ये रतले जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। तो रतले जल विद्युत जितनी भी परियोजनाएं हैं उसमें हम लोग मेन चीज क्या देखना है कि ये किस नदी पे है। ये है चिनाब नदी पे। रतले जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है, चिनाब नदी पे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वार जल विद्युत परियोजना। ये जितनी जल विद्युत परियोजनाएं हैं इसको नरेंद्र मोदी जी ने अभी जाकर वहां पे इसका शिलान्यास किया है। तो ये आप लोग सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं ये 3 नदियों पे बनाई गई हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन यूपीपीसीएस के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, इसलिए ये आपको याद रखना है। तो ये भी चिनाब नदी पे है, क्वार जल विद्युत परियोजना ये भी चिनाब नदी पे है। चलिए नेक्स्ट है अमृत सरोवर। अब अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने जल निकायों की कायाकल्प सुनिश्चित करने के लिए अमृत सरोवर नामक एक नई पहल की शुभारंभ किया। ठीक है, तो अमृत सरोवर नाम से ही आप देख सकते हैं, अमृत सरोवर यानी कि जो सरोवर होता है उसको अमृत के समान स्वच्छ कर देना है। अमृत जितना स्वच्छ होता है उसको अमृत के समान स्वच्छ बनाना है, इसी पहल का नाम है अमृत सरोवर। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया है अमृत सरोवर का। प्रत्येक अमृत सरोवर का तालाब जो क्षेत्र होगा वो मिनिमम जो होगा 1 एकड़ होगा। ठीक है, मिनिमम 1 एकड़ होगा। ये एक इम्पोर्टेंट है, ये आप देख लें। जो अमृत सरोवर की प्रगति और प्रदर्शन का पता लगाने के लिए भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियोफाइमेटिक्स नेशन द्वारा विकसित अमृत सरोवर पोर्टल और मोबाइल ऐप का प्रयोग किया जाएगा। किस चीज के लिए, अमृत सरोवर की प्रगति का प्रदर्शन का पता लगाने के लिए। ठीक है, और इसका जो लक्ष्य का डेट निर्धारित किया गया है ये
15 अगस्त 2023 है। 15 अगस्त 2023 तक सभी अमृत सरोवरों के निर्माण, कायाकल्प को अमृत वर्ष की समाप्ति, अमृत वर्ष की समाप्ति यानी अमृत वर्ष कब रहेगा? 15 अगस्त 2023। ठीक है, ये आपको बिल्कुल इसको याद रख लेना है कि 15 अगस्त 2023 जो होगा वो अमृत वर्ष की समाप्ति का डेट है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा यूपीपीसीएससी एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का पहला अमृत सरोवर जो है वो उत्तर प्रदेश के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई में बनकर तैयार हुआ है। कहाँ पे? पटवाई। भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई में बनकर तैयार हुआ है। आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे? रामपुर में। भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर में। अब जो मैंने पहले बताया था आपको कि पल्ली पंचायत जो है ये काफी न्यूज में है, ये आप देख लें। पल्ली पंचायत मैंने बताया अभी कि पल्ली पंचायत जो है देश की प्रथम कार्बन तटस्थ पंचायत, तो इसको किताब मिला है कि देश की प्रथम कार्बन तटस्थ पंचायत है। ये क्या होता है? तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है उसके अधीन सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो CEL है उसके द्वारा पल्ली पंचायत में 20 दिन के रिकॉर्ड समय में एक सोलर प्लांट की स्थापना की गई थी। इसकी वजह से क्या हो गया? ये इस गांव में अभी ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम के अंतर्गत पहली कार्बन तटस्थ पंचायत बन जाएगी, पल्ली पंचायत। ओके, और आपको पता है कि भारत सरकार देश को 2070 तक कार्बन न्यूट्रल देश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी हाल के कई एग्जाम्स में ये आ चुका है। इंडिया को कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनाने का जो एम है वो कब रखा गया है? तो ये है वर्ष 2070। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से फैक्ट ध्यान में रखने हैं? एक तो पल्ली पंचायत, और पल्ली पंचायत क्यों? क्योंकि ये देश की प्रथम कार्बन तटस्थ पंचायत है। दूसरा, 2070 तक इंडिया को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब चलते हैं हरित हाइड्रोजन संयंत्र। तो हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL ने असम के जोरहाट में भारत के पहले 100% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की है। कहाँ पे? असम के जोरहाट में। आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है कि इंडिया के फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है, या फिर पूछ सकता है किसके द्वारा की गई है। तो ये दो पार्ट आपको ध्यान में रखना है, दो पॉइंट है। एक तो किसके द्वारा किया गया है? OIL, और कहाँ किया गया है? असम के जोरहाट में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण। स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण 2022। स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण की जो शुरुआत हुई है वो 25 जून 2015 को की गई थी। 18 से 20 अप्रैल 2022 तक सूरत गुजरात में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन सूरत स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड के साथ मिलकर भारत सरकार के आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया। महुआ आवासन और शहरी मामले के मंत्रालय को हम लोग शॉर्ट में महुआ बोलते हैं। तो महुआ और सूरत स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड दोनों ने मिलकर गुजरात सूरत में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण का सम्मेलन करवाया है। ठीक है, तो ये आपको दो चीजें हैं। एक तो किसने कराया है? आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और सूरत स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड दोनों ने मिलकर। कहाँ पे? सूरत में। क्या? स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन। ओके, नेक्स्ट है ISAF 2020 में। ISAF क्या है? इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 ये पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया। अब देखिए ये जो सम्मेलन हुआ था वहाँ पे 2020 के पुरस्कार विजेताओं को नाम दिए गए हैं। तो अब ये आप मत सोचिएगा कि ये तो 2020 का न्यूज है, ये अभी नहीं, ये चूंकि 2022 में हुआ है और कुछ अभी ये पुरस्कार विजेताओं के नाम दिए गए हैं, इसलिए आपको ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। सूरत और इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर जबकि उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बताया गया है। अब देखिए उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये यूपीपीसीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें सीधे पूछेगा कि स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन में ISAF कार्यक्रम के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है। ओके, इसमें 4 राज्य का नाम दे सकता है, हो सकता है गुजरात दे दे, केरला दे दे, कर्नाटका दे दे, उत्तर प्रदेश दे दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट है सांबा। सांबा क्या है? तो 100% गोल्डन सेहत कार्ड पंजीकरण वाला पहला जिला है ये क्या है? इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कब लॉन्च किया गया था? 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया गया था। यह सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। ये यूपीपीसीएस एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी, तो आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं।
आपको सीधा पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी योजना जो है सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। ओके, इसमें क्या है, इसमें प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। अब देखिए, प्रति वर्ष, प्रति व्यक्ति नहीं, यहाँ प्रति परिवार है। प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का बीमा है। यह पूर्णतः कैशलेस और पेपरलेस योजना है। ओके, अब इसमें कैसे पहचान की जाती है, किसको किसको ये योजना का पात्र, कौन कौन योजना के पात्र है ये। तो इस योजना के तहत लाभार्थी जो परिवार हैं उनकी पहचान 2011 के सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना से चुनिंदा वंचित और ऑक्युपेशनल व्यवसायिक मानदंडों के आधार पर की जाती है। 2011 की ACCC के बेस पर इसमें लाभार्थियों की पहचान की गई है। अब सांबा में क्या है कि सांबा जो जिला है इसमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को आच्छादित करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। कौन बना है? सांबा डिस्ट्रिक्ट। सांबा जिला कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर की जम्मू डिवीजन में। इस प्रकार सांबा जो है 100% गोल्डन सेहत कार्ड पंजीकरण वाला देश का पहला जिला बन गया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। इसमें सिर्फ एक फैक्ट इम्पोर्टेंट है कि आंध्र प्रदेश में अभी क्या है कि नए जिलों के उद्घाटन के पश्चात राज्य में जो जिलों की संख्या है वो 26 हो गई है, क्योंकि 13 नए जिले बने हैं, इसलिए 13 से 26 हो गया है। तो ये आपको एक फैक्ट इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं नागालैंड। नागालैंड क्यों न्यूज में है, आपको इसमें ज्यादा नहीं देखना है, आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि नागालैंड क्यों न्यूज में है। इसमें सीधा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि देश की पहली कागज रहित विधानसभा निम्नलिखित में से किन राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में है। तो इसमें किन राज्यों में पूछेगा, सबसे पहला जो कागज रहित पेपरलेस जो विधानसभा है वो नागालैंड में है। ओके, और इसके लिए क्या हुआ था कि इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, उसने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ये एक परियोजना है जिसका उद्देश्य क्या है कि देश में जितने भी राज्य हैं, जितने भी विधानसभा हैं, वहां पे पेपरलेस जो वहां के कामकाज हो रहे हैं वो पेपरलेस हो। ठीक है, तो इसके लिए ये नेवा बनाया गया है। तो नेवा को अपनाने वाला जो नागालैंड है वो फर्स्ट स्टेट है। नागालैंड विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। चलिए, नेक्स्ट है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड 2021। ये क्या है? स्कॉच ग्रुप नई दिल्ली स्थित भारत का एक थिंक टैंक है, ये जारी करता है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड। ये एक वार्षिक रिपोर्ट है, ईयरली होता है ये। ओके, अब इसमें क्या है, इसमें आपको सिर्फ ध्यान में रखेंगे कि इसमें रैंक सीधे ध्यान रखिए आप कि जो टॉप है, टॉप पे आंध्र प्रदेश है, टॉप पे आंध्र प्रदेश है। अच्छा, एक चीज आप नोटिस करेंगे कि जो हाल के 2 साल के अगर क्वेश्चन आप देखेंगे तो सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा कि आपने एक टॉप याद कर लिया है, क्योंकि आप याद नहीं रखेंगे, लेकिन बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि टॉप 5 में कौन कौन स्टेट हैं, एक झलक जरूर लेकर जाइएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं कि इनमें से कौन सा स्टेट टॉप 5 में नहीं है। ओके, तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो इसलिए हो सकता है कि उसमें यूपी डाल दे और बोल दे कि इसमें से कौन सा स्टेट टॉप 5 में नहीं है। तो आप देख लें, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड है, उसमें आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। तो इसमें यूपी नहीं है, बिहार नहीं है, यूपी बिहार नहीं है, और कौन सा नहीं है? तमिलनाडु नहीं है, केरला नहीं है। आगे बढ़ते हैं, टॉप पे आंध्र प्रदेश है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड टॉप पे आंध्र प्रदेश है। अब देखिए, 5 राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, तो इसमें आप सिर्फ ये देखेंगे कि यूपीपीसीएस में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं किस स्टेट में कितनी सीटें रही हैं, तो आप इसमें से ये देख कर जाएंगे कि कौन कौन सी कितनी सीटें हैं। पंजाब में 117 है, उत्तर प्रदेश में तो टोटल सीटों की संख्या जो है 403 है। उत्तर प्रदेश को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि यूपीपीसीएस अभी इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव था वो कौन सा था? 18वें विधानसभा चुनाव जो हुआ है वो कितने चरणों में हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है, 7 चरण में। यूपी का जो चुनाव हुआ है वो 7 चरणों में हुआ है। कुल जो सीटों की संख्या है 403 है, जिसमें एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। अब ये साहिबाबाद जो क्षेत्र है वहां से सुनील कुमार जो शर्मा है उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने क्या रिकॉर्ड बनाया है? उन्होंने अभी तक देश के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े अंतर से जीत का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। 2,14,835 मतों से इन्होंने चुनाव जीता है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा अंतर है, और इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने सुनील कुमार शर्मा, कहां से? साहिबाबाद से। और जो राहुल राजपूत और अंकित भारती हैं, ये सबसे यंगेस्ट वहां के एमएलए हैं, राहुल राजपूत और अंकित भारती। आपको ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि ये कहां से हैं, ये सब नहीं पूछेगा,
लेकिन आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि राहुल राजपूत और अंकित भारती यहाँ के यंगेस्ट MLA के लिए चुनाव जीते। अब जो योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली है दूसरे मुख्यमंत्री कार्यकाल के लिए, वो कहाँ से ली है? एकाना स्टेडियम, लखनऊ में है ये, अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है ये कि उत्तर प्रदेश में अपना 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा करने के पश्चात दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण करने वाले योगी आदित्यनाथ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनमें से किसी ने सेकेंड टर्म के लिए अपना शपथ ग्रहण नहीं लिया था। तो इसलिए नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन ये क्या है? ये केंद्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी का गठन किया गया है। इसकी प्रारंभिक पूंजी जो है वो 5,000 करोड़ रुपए और पेड अप शेयर कैपिटल जो है 150 करोड़ रुपए होगी। ये क्या काम करेगा? ये एक्चुअली मोनेटाइजेशन स्कीम जो होता है, जो लैंड होते हैं, जो गवर्नमेंट के पास जो जितने भी लैंड्स होती हैं, उससे कैसे उसका मोनेटाइजेशन किया जाएगा, कैसे वो किसी प्राइवेट सेक्टर को देकर या फिर किसी तरह से उससे अर्निंग करने की कोशिश की जाएगी। तो वो काम अगर है, वो काम इस कंपनी के पास रहेगा। ये काम ये कंपनी करेगी। तो आप ये तो ध्यान में रखें कि नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन नाम की निगम का गठन किया गया है। तो ये आप ध्यान में रखें और ये केंद्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। नेक्स्ट देखते हैं सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0। तो सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 अब हम लोग 1.0 कब स्टार्ट हुआ था? ये 2014 में। 2014 में भारत सरकार ने सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को तीव्रता से संपूर्ण टीकाकरण कवरेज प्रदान करने एवं प्रतिरक्षण कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की। और मिशन 4.0 कब स्टार्ट हुआ है? 2022 में। तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा शुभारंभ इसका किया गया। अब इसमें PM ने शुभारंभ नहीं किया गया है। इसको किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। अब इसका उद्देश्य इम्पोर्टेंट है। इसमें सिर्फ क्या इम्पोर्टेंट रहेगा? इसका उद्देश्य, क्योंकि आजकल तो इसका उद्देश्य जो है वो सार्वभौमिक टीकाकरण की दिशा में स्थायी लाभ प्राप्त करने में योगदान देना। और सेकंड जो इसका फोकस रहेगा वो कोविड-19 महामारी में क्या हो गया था कि मिशन इंद्रधनुष जो कार्यक्रम है वो थोड़ा धीरे पड़ गया था, तो उसमें उसको फास्ट करना, उसमें स्पीड लाना, ये इसका मेन फोकस है मिशन इंद्रधनुष 4.0। अब चलते हैं गोवर्धन संयंत्र। ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? इंदौर में। अब गोबर का फुल फॉर्म होता है, गोबर का फुल फॉर्म जो है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। ये है गोबर का पूर्ण रूप, जो अभी गवर्नमेंट द्वारा ये बनाया गया है। और इस योजना की घोषणा जो की गई थी वो बजट में 2018-19 में की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चन आप PCS में देखेंगे कि इस परियोजना योजना की घोषणा किस बजट में की गई थी। तो इसकी घोषणा जो है गोबर धन संयंत्र जो है, इस योजना की घोषणा जो है बजट 2018-19 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट और बायोगैस में परिवर्तित कर उसे ऊर्जा में उत्पन्न करना, उससे एनर्जी जनरेट करना इसका एम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया। इसमें क्या मेन इंपोर्टेंट आपको क्या है? कहाँ पे स्थापित है? ये इंदौर में। ओके। और ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा संयंत्र है। क्या करने वाला? जैविक कचरे से बायो CNG का उत्पादन करने वाला। जैविक कचरे से बायो CNG का उत्पादन करने वाला इंदौर में गोवर्धन संयंत्र एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा संयंत्र है। नेक्स्ट है ऊपरी भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। ऊपरी भद्रा परियोजना ये कहाँ पे है? ये कर्नाटका में है और ये एक लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। ऊपरी भद्रा परियोजना कर्नाटका में है और ये एक लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। इसमें जो सेंटर है ये इसका 60% हेल्प करेगी सेंटर और 40% जो होती है वो स्टेट के पास रहेगी। राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली यह कर्नाटक की पहली परियोजना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्माइल योजना। स्माइल योजना भी काफी न्यूज में था। इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया है? इसको एक तो न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इसमें 2-3 फैक्ट है आपको ध्यान में रखने हैं। स्माइल योजना को कहाँ लॉन्च किया गया है? न्यू दिल्ली में। इस योजना को किसने लॉन्च किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और इसका क्या काम है? ये क्या काम करता है? इसका उद्देश्य क्या है? तो ये ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वाले जो लोग हैं, इसमें भीख मांगने वाले कार्य में जो संलग्न लोग हैं, जो उसमें भीख मांगते हैं, उनके लिए कल्याणकारी उपाय, कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना इसका उद्देश्य रहेगा। किसका? स्माइल योजना।
स्माइल योजना क्या है? न्यू दिल्ली सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। और थर्ड पॉइंट क्या रहा है इसके लिए? ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने में जो लोग हैं उनको उनके लिए कल्याणकारी उपाय प्रदान करना, स्माइल योजना। अटल सुरंग। अटल सुरंग क्या? विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग। अभी हाल ही में अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? तो इस सुरंग को 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर, 10,000 फीट से भी ऊपर, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। इसलिए इसका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इसको अटल सुरंग। इस सुरंग का जो पहले नाम था वो क्या था? रोहतांग सुरंग। 2019 में इसका नाम भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में इसको अटल टनल कर दिया गया था। अब इस पूरे पेज में हम लोग टनल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। एक तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि इस टाइप के जितने भी टनल आप देखेंगे जो कि इस टाइप के माउंटेन हिली एरिया में रहते हैं, वो उसमें से मोस्टली का जो कराया जाता है काम वो कौन करती है? बीआरओ करती है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ करती है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा था अभी बीपीएस के एग्जाम में, ये क्वेश्चन सीधे पूछ लिया था कि अटल सुरंग की जो लंबाई है वो क्या है? 9.02 किलोमीटर। और ये भी ध्यान में रखेंगे कि इसका जो इस तरफ है, देखिए घोड़े के नाल के आकार में। घोड़े का नाल कैसे होता है? ये इस टाइप से, ये हो गया घोड़े का नाल, ये इस टाइप से होता है। तो ये जो टनल का है ये घोड़े के नाल के डिजाइन में बनाया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार कि ये किनको किनको कहाँ से गुजरती है और किनको किनको जोड़ती है। तो अटल टनल जो है ये किस हिमालय की श्रृंखला में है? पीर पंजाल श्रृंखला। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है तो आप ध्यान में रखेंगे। कहाँ पे है? पीर पंजाल श्रृंखला में अटल टनल है। और यह पूरे वर्ष हिमालय प्रदेश के मनाली को जोड़ती है। कहाँ से? लाहौल स्पीति घाटी से। लाहौल स्पीति घाटी को मनाली से जोड़कर रखती है। पहले क्या होता था कि जब तक ये मनाली लाहौल स्पीति घाटी के बीच नहीं ऐसा था, ऐसे कोई टनल नहीं बना था, बर्फबारी हो जाती थी तो ये दोनों के बीच कोई भी नेटवर्क नहीं रहता था, तो कम्युनिकेशन टूट जाता था। ये विश्व की पहली ऐसी टनल है जहाँ पे 4G कनेक्टिविटी मुहैया कराई गई है। अभी क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसी टनल है जहाँ पे 4G कनेक्टिविटी मुहैया करवाई गई है, या फिर विश्व की कौन सी ऐसी टनल है जहाँ पे 4G कनेक्टिविटी मुहैया कराई गई है? तो ये है अटल टनल। अटल टनल, ठीक है। अटल टनल काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि आप अगर 3-4 एग्जामों में देखेंगे तो लगभग हर एक एग्जाम में इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है T49 सुरंग। अब क्या है कि जम्मू कश्मीर में एक वैकल्पिक और विश्वसनीय परिवहन प्रणाली, वहां पे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है वो वहां का काफी लचर है क्योंकि हिली एरिया है, तो इसलिए उसको नेटवर्क में लाने के लिए, उसमें प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देने के लिए वहां पे क्या है, गवर्नमेंट जो है उधमपुर से बारामूला तक 2072 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का निर्माण कर रही है। उधमपुर से बारामूला तक जो ये रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा है, तो इसमें क्या है कि इसमें बीच में बहुत सारे माउंटेन हैं, उनके बीच में कई टनल बनने वाले हैं। उसी में से एक जो सबसे लंबी इसमें टनल बनने वाली है, सबसे लंबी टनल है, उसका नाम है T49 सुरंग। T49 सुरंग, जिसकी लंबाई कितनी है? 12.75 किलोमीटर। अटल की कितनी थी? 9.02 किलोमीटर। अब देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये T49 सुरंग बन जाएगी तो ये देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग होगी। ये देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग रहेगी। कौन? T49। अब इसका निर्माण कौन कर रहा है? न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, T49। ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, ये क्या है? तो ये श्री रामानुजाचार्य जो है उनकी प्रतिमा बनाई गई है और उसी को नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। तो इसको डिटेल में देखते हैं। तो इनका एक तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि 1017 AD में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में। ये आपको ध्यान में रखना है कि तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। ये किस परंपरा के थे? तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। श्री वैष्णव परंपरा के ये फॉलो करने वाले थे, श्री वैष्णव परंपरा के थे ये। और इन्होंने किसका खंडन किया था? इन्होंने शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत का खंडन किया था। इन्होंने शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत का खंडन किया था। और इनका जो सिद्धांत, इन्होंने कैसे खंडन किया? इन्होंने अपना सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं विशिष्ट द्वैतवाद। आप इसके डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी टाइम कम है हम लोग के पास। विशिष्ट द्वैतवाद में क्या होता है? इसमें जितने भी वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं, इस सबको परम सत्य माना गया है। समस्त कृति जो है, जीव और जगत को सत्य माना गया है, सब कुछ सत्य है। अब इसमें कुछ देख लेते हैं। इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की है, लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ है इनका वो है श्री भाष्य।
तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे कि श्री भाष्य किसके द्वारा लिखा गया है, श्री रामानुजाचार्य। श्री यहाँ भी है, श्री वहां भी है, तो आपको इससे याद रखने में आसानी होगी। श्री रामानुजाचार्य और श्री भाष्य, क्योंकि ये समानता के विचार को काफी समाज में फैलाने का काम किए हैं, इसलिए इनकी जो प्रतिमा बनी है उसको हैदराबाद में इनकी स्थित प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया है। हैदराबाद में इनकी प्रतिमा बनी है, इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि इनका जो बर्थ प्लेस है वो है तमिलनाडु। तो लेकिन जो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है इसका निर्माण जो है वो हैदराबाद में हुआ है। इनकी प्रतिमा कहाँ पे है, शमशाबाद हैदराबाद। शमशाबाद जो है हैदराबाद में है, ये तेलंगाना राज्य में है। तेलंगाना राज्य में त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम में स्थित है ये। इसको इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये काफी न्यूज में रहा है, इसलिए आपको डिटेल में जाकर देखना होगा इसको। तो इनका जो इनकी जो प्रतिमा है वो कहाँ बनी है, श्री त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी के आश्रम में, शमशाबाद तेलंगाना राज्य में। और ये किस कार्यक्रम में इसका समारोह में इनका उद्घाटन हुआ था, तो ये 1000वीं जयंती मनाई जा रही थी। 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में इनका उद्घाटन हुआ। इस प्रतिमा की ऊंचाई जो है 216 फीट है, 216 फीट। अब देखिए बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं याद रखना है, क्योंकि उससे भी कंफ्यूजन हो जाएगा और आप इतना ज्यादा फैक्ट याद भी नहीं रख पाएंगे। बट हाँ, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप पेपर एनालिसिस करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन लगातार पूछे जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि इसका निर्माण जो है वो कहाँ से हुआ है, तो चाइना में हुआ है, एरोसन कारपोरेशन द्वारा। इस जो श्री रामानुजाचार्य की जो प्रतिमा है उसका जो निर्माण है एरोसन कारपोरेशन जो चाइना की है, और इसको वो 1600 टुकड़ों में वो उसका निर्माण किए थे और इसको असेंबल किया गया था। इंडिया में असेंबल हुआ है, वहां पे इनका निर्माण हुआ है। और ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा, सीटिंग पोस्चर में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। पहली प्रतिमा कौन है, ग्रेट बुद्धा की, कहाँ में, थाईलैंड में जो ग्रेट बुद्धा है उनकी बैठी हुई प्रतिमा में, बैठी हुई मुद्रा में, अगर इंसान बैठा रहेगा तो उस मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है वो थाईलैंड स्थित ग्रेट बुद्धा का है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और यूपीपीसीएस के लिए तो है ही। और ये भी आपको ध्यान रखना है, ये स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। अब इससे इस टाइप के न्यूज भी और भी हैं, तो स्टैच्यू ऑफ बिलीफ भी है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ ये है, ये कहाँ पे है, नाथद्वारा, ये राजस्थान में है, नाथद्वारा। यहाँ पे क्या है, भगवान शिव की 351 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। इसका नाम, इसको क्या नाम दिया गया है, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। अब देखिए 351 फीट है, तो ऐसे भी आप याद रखेंगे, इतना तो बिलीव करना ही आजकल मुश्किल है कि 351 फीट ऊंची प्रतिमा, ये सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा होने वाली है। ये विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। कहाँ पे इसका निर्माण होगा, नाथद्वारा में, राजस्थान स्टेट। स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ है, स्टैच्यू ऑफ पीस है, ये जैन गुरु हैं, जो जैन आचार्य हैं, श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज। श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज, इनकी प्रतिमा को नाम है स्टैच्यू ऑफ पीस। ये भी राजस्थान में है, ये राजस्थान के जैतपुरा में है, राजस्थान के जैतपुरा में है। श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज जैन गुरु हैं, इनकी जो प्रतिमा है इसका अनावरण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर इंडिया के कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कोई अनावरण कर रहे हैं तो वो न्यूज जो है आपको निश्चित तौर पे इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। स्टैच्यू ऑफ पीस, श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज जैन गुरु हैं, तो आप इसको वैसे याद रखेंगे, पीस। देखिए जैन धर्म में वैसे भी पीस को बहुत रोल दिया गया है, वहां पे हिंसा बिल्कुल नहीं की जाती है, तो ऐसे याद रखेंगे कि जहाँ पे पीस है वो जैन गुरु विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। ठीक है, ये आपको अब याद रहेगा। और बिलीफ, भगवान शिव में किसको नहीं बिलीफ है, ठीक है, तो भगवान शिव की प्रतिमा को नाम है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, दोनों राजस्थान में है। और स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कौन है, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी ये रामानुजाचार्य, राम जो है सबके लिए समान, सबको समान है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपी से रिलेटेड है। बीना पनकी बहुउत्पाद पाइपलाइन परियोजना, इस पाइपलाइन को किसके द्वारा, बीपीसीएल द्वारा किया जाएगा। ये पाइपलाइन मध्य प्रदेश स्थित बीना रिफाइनरी से कानपुर में पनकी है, पनकी स्टेशन आप जानते हैं, कानपुर में पनकी है, तो ये पाइपलाइन जो है बीना रिफाइनरी को लेकर कानपुर के पनकी को जोड़ती है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है यूपीसीएस एग्जाम के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। बीना पनकी पाइपलाइन को किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, बीपीसीएल द्वारा, ओके, बीपीसीएल द्वारा। और ये उत्तर प्रदेश के
पांच जिले को कंप्लीट करेगी। 5 जिलों में इसका विस्तार है। कौन कौन से जिले हैं? ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात और कानपुर नगर। इस पर 5 जिले यूपी में और 2 जिले जो हैं मध्य प्रदेश। एमपीपीसीएस में भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के 2 जिले कौन कौन से हैं? सागर और टीकमगढ़। बीनापंथी पाइपलाइन परियोजना। नेक्स्ट है अरिया। अरिया क्या है? नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग। नवाचार, इनोवेशन कौन से इंस्टीट्यूट ने कितना इनोवेशन किया है उस पर जो रैंकिंग है उसके लिए जो रैंकिंग दी गई है उसको हम लोग अरिया नाम दिए हैं। अरिया, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। ये भारत सरकार के जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। ये शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। ओके, ये आप ध्यान में रखेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से संबंधित जितने भी संकेतक हैं उन पर भारत के सभी प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों को व्यवस्थित रूप से रैंक प्रदान करता है। ये क्या करता है? रैंक प्रदान करता है। इस इंस्टीट्यूट ने इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पर कितना काम किया है उसके बेसिस पर ये इंस्टीट्यूट्स को रैंक देता है। किसके द्वारा दिया जाता है? ये शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। किसके द्वारा? अरिया। ये इस कार्यक्रम का जो कार्यान्वयन है ये एआईसीटीई और शिक्षा मंत्रालय दोनों को इनोवेशन सेल द्वारा किया जाता है। अब इसमें रैंक में क्या है? आईआईटी मद्रास को लगातार तीसरे वर्ष भारत के सबसे नवाचारी शिक्षण संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ है। आईआईटी मद्रास हमेशा न्यूज में रहता है, इसने ये इनोवेट किया, इसने ये निकाला, वो निकाला, नियो वोल्ट अभी हाल में न्यूज था, आईआईटी मद्रास की देन है वो। तो इस टाइप से बहुत सारे न्यूज में आईआईटी मद्रास द्वारा आप देखेंगे। इसलिए आईआईटी मद्रास को लगातार तीसरे वर्ष भारत का सबसे नवाचारी शिक्षण संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ है। बस ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट जो है यूनिवर्सिटी में जो राज्य विश्वविद्यालय और डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उसमें पहला पोजीशन जो है वो पंजाब का है। पहला जो है रैंक फर्स्ट पे है पंजाब यूनिवर्सिटी। अभी इसमें 2 श्रेणी ऐसे हैं जो इसी साल से स्टार्ट किए गए हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? इसमें है राष्ट्रीय महत्व के संस्थान और ये गैर तकनीकी क्षेत्र में और सामान्य गैर तकनीकी श्रेणी में, ये 2 हैं। अब इसमें फर्स्ट जो प्लेस पे है वो इग्नू है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ये फर्स्ट प्लेस पे है। और जो सामान्य गैर तकनीकी श्रेणी है उसमें भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये गुजरात में है, जो ये टॉप पे है। ये आपको 2 पॉइंट है, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये इसी साल से स्टार्ट किए गए हैं। यूपी में क्या है? यूपी में टॉप पे अगर देखा जाए, सिर्फ यूपी के अगर देखते हैं हम लोग तो आईआईटी कानपुर यूपी के लिए टॉप रहेगा, बाकी ये टोटल टॉप के स्थान है। नेक्स्ट है स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत कोड। नीति आयोग एक स्वास्थ्य सूचकांक का विकास कर उसे ऐसे वार्षिक सुव्यवस्थित साधन के रूप में स्थापित करने हेतु प्रतिबद्ध है जिसके माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य संबंधी परिणाम प्राप्त करने पर राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का ध्यान आकर्षित किया जाए। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट जो है ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है और ये जो 2018 है उसमें इसका प्रथम संस्करण प्रस्तुत किया गया। इसमें जो टेक्निकल हेल्थ है वो वर्ल्ड बैंक देती है, इसको वर्ल्ड बैंक टेक्निकल हेल्प देती है। और जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है वहां से परामर्श मिलता है नीति आयोग को, और नीति आयोग जारी करती है हेल्थ इंडेक्स। ठीक है, ये है टोटल, इसमें 24 इंडिकेटर्स हैं, ये 24 संकेतकों पर आधारित स्वस्थ राज्य और प्रगतिशील भारत रिपोर्ट, स्वस्थ राज्य और प्रगतिशील भारत रिपोर्ट। ठीक है, अब इसमें टॉप देखते हैं हम लोग रैंक, तो टॉप पे केरला है, सेकंड तमिलनाडु और तेलंगाना, तीनों ही साउथ के स्टेट्स हैं। टॉप पे केरला है, केरला लगातार चौथी बार सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा है स्वस्थ राज्य और प्रगतिशील भारत। और जो लास्ट रैंक है, लास्ट रैंक पे अपना यूपी, लास्ट रैंक पे यूपी है। तो ये यूपी पीसीएस में नहीं आएगा, वो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं जिसमें लास्ट पे हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यूपी का जो स्कोर है ये 30.57। केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप पे कौन है? दमन दीव और दादरा नगर हवेली, ये टॉप पे है। और लास्ट पे अंडमान निकोबार। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश में जो जल विद्युत परियोजनाएं काम कर रही हैं, तो हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कई योजनाओं का लोकार्पण किया गया है, तो इसलिए ये जल विद्युत परियोजनाएं इंपॉर्टेंट होती हैं। यूपी पीसीएस का फर्स्ट ईयर का पेपर उठाइए, उसमें आपको लगातार कोई ना कोई जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में पूछा है, इसलिए ये देख लेते हैं। इसमें मैंने कुछ टिप्स बना रखे हैं जिससे आप इजीली याद रख पाएंगे। इसमें आपको मेनली ध्यान में क्या रखना है, जितनी जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो किस टाइप की हैं और वो किस नदी पे हैं, बस यही 2 फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तो पहला है लुहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना,
किस नदी पे है? सतलुज, सतलुज नदी पे है। क्या ठीक रहेगा? लूज। बालों को लूज करने पे क्या होंगे? वो लहरने लगेंगे। बाल बांध कर रखते हैं लोग तो वो टाइट रहते हैं, जैसे ही लूज करने पे वो लहरने लगेंगे, लुहरी लहरने लगते हैं, सतलुज। ठीक है, सतलुज नदी पे लुहरी है। ये रन ऑफ द रिवर है, रन ऑफ द रिवर। नेक्स्ट है धौला सिद्ध परियोजना। धौला सिद्ध परियोजना कहाँ है? ब्यास नदी पे। अब ऋषि व्यास जो है वो सिद्ध ऋषि हैं, तो आप सीधे याद रहेगा आपको धौला सिद्ध परियोजना किस पे है? ब्यास नदी। श्रावणा कुड्डू परियोजना, श्रावणा कुड्डू परियोजना ये किस पे है? ये है पब्बर नदी पे। पब्बर नदी यमुना नदी की सहायक है। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है कि इसे पूछ देगा कि निम्न में से कौन सी नदी है यमुना की सहायक, उसमें पब्बर का नाम रहेगा। अगर तो आपको पब्बर पे टिक करना है, पब्बर नदी। पब्बर नदी यमुना की सहायक नदी है। आप कैसे याद रखना है? गब्बर और ये सांबा, ऐसे सांबा होता है, सांबा, गब्बर सांबा। ठीक है, ये देख लीजिए। सुन्नी, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना ये भी सतलुज नदी पे है। ये भी स से सुन्नी, स से सतलुज। ठीक है, रेणुका जी बांध परियोजना। रेणुका जी बांध परियोजना ये कहाँ पे है? ये गिरी नदी पे है। गिरी भी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। हथनी कुंड बैराज आप काफी सुने होंगे, तो हथनी कुंड बैराज से ही जो रेणुका जी बांध में जल भंडारित होता है ना, तो उस जल का यूज किया जाता है किसके माध्यम से? हथनी कुंड बैराज के माध्यम से। यूपी, हरियाणा और दिल्ली में जो भी पानी जाता है वो इसी पे हो जाता है। ठीक है, रेणुका जी बांध परियोजना गिरी नदी पे। कैसे याद रखेंगे? तो सलमान खान की एक मूवी थी हम आपके हैं कौन। इस मूवी में सलमान खान, माधुरी दीक्षित और माधुरी दीक्षित के साथ एक उनकी बहन रहती है, उनका नाम है रेणुका जी। रेणुका नाम है उनका, ओरिजिनल नाम है रेणुका। इस मूवी में पता नहीं क्या नाम था, बट ओरिजिनल नाम है रेणुका। ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं कि रेणुका जो है उसमें वो गिर जाती है, उनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है, तो रेणुका गिरी, रेणुका गिरी, रेणुका जी जो बांध परियोजना है वो गिरी नदी पे। तो मैंने ऐसे ट्रिक बनाया है, आप अपने तरीके से बना सकते हैं, बट ये आपको इजी पड़ेगा। कौन जारी करता है? तो केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक 2020-21 जारी किया जाता है। सुशासन सूचकांक 2020-21 जारी किया जाता है। सुशासन सूचकांक का डेवलपमेंट जो होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस करती है। इसके हेल्प से नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस जो कि दिल्ली में है और सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ये है हैदराबाद में। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस दिल्ली में है और सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस हैदराबाद में। आप देखिए यहाँ नेशनल लगा हुआ है, तो एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन जो है, इसे आप देख सकते हैं। नेशनल अगर लगा हुआ है तो ये दिल्ली में है और सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस हैदराबाद में है। सुशासन सूचकांक जो है वो उसमें क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर को भी किसमें शामिल किया गया है? पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है जम्मू कश्मीर को। पहले नहीं था, अभी इसको जब से दोनों का बाइफर्केशन हुआ है तो जम्मू कश्मीर को पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शामिल किया गया है। अब रैंक 1 पे कौन सा है? तो संयुक्त रैंकिंग अगर देखा जाए समूह ए में देखा जाए तो राज्यों में गुजरात जो है वो रैंक 1 पे है। सुशासन सूचकांक गुड गवर्नेंस इंडेक्स में गुजरात रैंक 1 पे है। समूह बी के ग्रुप में देखा जाए तो रैंक 1 पे कौन है? मध्य प्रदेश। और पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश रैंक 1 पे है और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली रैंक 1 पे है। याद रखना है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21 रैंक 1 पे समूह ए में गुजरात है, समूह बी में मध्य प्रदेश है, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली जो है वो रैंक 1 पे है। अब समूह बी में ही उत्तर प्रदेश भी आता है और उत्तर प्रदेश का रैंक क्या है? 5। यूपी जो है रैंक 5 पे है। इसमें सुशासन सूचकांक 2020-21। नेक्स्ट जो न्यूज में रहा है, महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि। ये काफी न्यूज में चर्चा में रहा है इस बार। तो इस पर कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने टाइप का तो न्यूज नहीं है, लेकिन इसमें हिस्ट्री में जाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका कैसे कब हुआ। हरविलास शारदा, आप शारदा अधिनियम जानते हैं, तो हरविलास शारदा ने वर्ष 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बाल विवाह का रोकथाम हेतु एक विधेयक प्रस्तावित किया था। आगे जाकर जो कानून बना था वही बाल विवाह रोकथाम अधिनियम कहलाया। और उसमें क्या हुआ था, उसमें मिनिमम एज
मिनिमम एज बताया गया था, जिसमें लड़कियों के लिए मिनिमम एज जो था 14 साल था, लड़कों के लिए 18 साल की एज रखी गई थी। और वही 1978 में इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें लड़कों के लिए 21 साल हो गया था और लड़कियों के लिए 18 साल कर दिया गया था, और तब से वही चलता आ रहा है। और बाल विवाह अधिनियम 2006 में अमेंडमेंट को मंजूरी दे दी गई है, और इसमें क्या कहा गया है कि लड़कियों की जो उम्र है वो शादी के लिए 18 से बढ़ाकर 21 कर दिया जाए, जिसके बाद क्या हो जाएगा, महिलाओं और पुरुषों की दोनों की एज जो होती है शादी के लिए वो 21 साल हो जाएगी, मिनिमम 21 साल। ठीक है, ये एक ध्यान में रखेंगे कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया है नरेंद्र मोदी ने, बलरामपुर जिले में, बलरामपुर जिले में हुआ है। तो सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना ये कहाँ पे, यूपी के बलरामपुर जिले में, यूपी के बलरामपुर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, इस परियोजना में 5 नदियों को इंटरलिंक किया गया है। कौन कौन सी नदियां हैं, घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी। घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी, इन 5 को इंटरलिंक किया गया है। ठीक है, कौन सी योजना है, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। अच्छा, अटल एकता पार्क, अटल एकता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ये झांसी में। ये फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अटल एकता पार्क, अटल एकता पार्क, एकता है, एकता पार्क यहाँ पे जो झांसी में, झांसी की रानी थी, तो आप इससे रिलेट कर पाएंगे, अटल एकता पार्क। अब देखते हैं इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022, ये 2022 का रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें ये 9 संस्करण है, और ये किसके द्वारा किया गया है, तो वी बॉक्स, पीपल स्ट्रॉन्ग और सीआईआई, भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई, ये तीनों मिलकर इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 को जारी किए हैं। इसमें क्या बताया गया है कि कोई भी स्टेट का जो हायरिंग कैपेसिटी होता है, कितना वो किसी नियोजन को एक्टिविटी दे रहा है, कौन सा स्टेट कितनी ज्यादा नौकरियां दे रहा है, कितने लोगों को हायर कर रहा है, वहां पे कितनी संभावना है, तो ये बताया गया है इस रिपोर्ट में, जिसमें फर्स्ट रैंक पे जो है वो महाराष्ट्र है, सेकेंड रैंक पे कर्नाटक है और थर्ड पे तमिलनाडु है। ठीक है, 2022 में सर्वाधिक नियोजन गतिविधि जो हायरिंग एक्टिविटी है उसकी संभावना वाले 3 राज्य जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। अच्छा, अगर सिटी में देखा जाए तो उच्चतम नियोजनता वाले शीर्ष 5 शहर जो हैं उसमें फर्स्ट पे पुणे है, सेकंड पे लखनऊ है। ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि सेकंड पे लखनऊ है, सब लोग बेंगलुरु या फिर साउथ स्टेट है उसमें देखेंगे, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि सेकंड पे जो सिटी है नियोजनीयता वाले, वो सेकंड पे लखनऊ है। बेंगलोर किस पे है, 5th पे है। ओके, बेंगलोर 5th पे है। और कार्य सहभागिता में 67% मेल और 33% फीमेल का योगदान रहा है। कार्य सहभागिता में 67% मेल और 33% फीमेल का योगदान रहा है, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है। ठीक है, अब केन बेतवा लिंक परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना जो है देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना जो है वो है केन बेतवा परियोजना। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें केन नदी का जो पानी है, केन नदी का जो पानी है वो बेतवा नदी में भेजा जाएगा। तो केन नदी में पानी जो है ज्यादा मात्रा में रहता है, और यहाँ से ये बेतवा नदी का पानी है, और ये केन नदी से बेतवा नदी में पानी भेजा जाएगा। केन बेतवा परियोजना, दोनों ही नदियां जो है यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, और जो इसमें एक बांध बनाया जाएगा, जिस बांध के थ्रू केन नदी से बेतवा में भेजा जाएगा, वो बांध कहाँ किस जिले में बनेगा, छतरपुर जिला मध्य प्रदेश। ठीक है, छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में बनेगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब नदियों के बीच आप देख लेते हैं, ये जो केन नदी है वो इंटरस्टेट नदी है, कहाँ, यूपी और एमपी में, यूपी और एमपी के मध्य जो है इंटरस्टेट नदी है केन नदी, और इसका उद्गम जो होता है कटनी जिला से होता है। अब देखिए, क यहाँ भी है, क यहाँ भी है, कटनी केन, केन कटनी। ठीक है, केक कटनी, केक कटनी, जो केक काटते हैं लोग, तो केन कटनी, कटनी जिला कहाँ है, मध्य प्रदेश में। बेतवा जो है, बेतवा रायसेन जिला, बेतवा कहाँ है, बेतवा का उद्गम जो होता है रायसेन जिला एमपी। तो केन और बेतवा दोनों का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश है, ये ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, जो कमिश्नरी प्रणाली लागू हुई है तो उसमें मेन इंपोर्टेंट क्या है, इंपोर्टेंट ये है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है 4 जिलों में है। कौन कौन जिले हैं, लखनऊ, वहां की जो कैपिटल है, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी और कानपुर।
ये जो 4 हैं वहां पे 4 जिले हैं, वहां पे पुलिस कमिश्नर प्रणाली है। यहाँ कमिश्नर को ज्यादा पावर होता है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली है 4 जिलों में, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी और कानपुर। इसमें इलाहाबाद नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। इलाहाबाद का नाम लेकर आपको कंफ्यूज कर सकता है वो, बट इसमें इलाहाबाद नहीं है। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना 2021-22 के जो बजट था उसमें केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा की थी। राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा बजट 2021-22 में हुई थी। उसी के तहत एनटीपीसी लिमिटेड ने ब्लूम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ गठबंधन की घोषणा की है और उसके साथ एनटीपीसी सिम्हाद्री जो आंध्र प्रदेश में है वहां स्थित भारत की पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है। कहाँ पे? एनटीपीसी से रिलेटेड लास्ट ईयर क्वेश्चन रहा था यूपीपीसीएस के एग्जाम में, तो ये आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाता है। एनटीपीसी सिम्हाद्री आंध्र प्रदेश में है, वहां पे भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना की शुरुआत हुई है। पोचमपल्ली गांव, नेक्स्ट है पोचमपल्ली गांव। ये है भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। ये है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO की एक पहल है। इसमें क्या होता है कि इसमें UNWTO जो है वो सर्वेक्षण करता है कौन सा गांव जो है वो टूरिज्म के लिए बेस्ट है और उनको ये मान्यता दी जाती है। तो UNWTO की जो बैठक हुई थी वो मैड्रिड स्पेन में हुई थी। अभी हाल ही में हुई थी, लास्ट दिसंबर में हुई थी। मैड्रिड स्पेन में UNWTO की बैठक हुई थी। उसी बैठक में इसको अनाउंस किया गया था। तो UNWTO द्वारा चयनित 44 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में भारत का पोचमपल्ली गांव भी शामिल है। पोचमपल्ली गांव कहाँ पे है? ये नलकोंडा में है, नलकोंडा तेलंगाना में। देखिए यहाँ भी कोंडा लगा रहेगा, वो आप समझ जाइएगा कि या तो आंध्र प्रदेश में होगा या तेलंगाना में होगा। तो पोचमपल्ली जो है तेलंगाना के नलगोंडा जिले में स्थित है। ये क्यों फेमस है? ये सर्वश्रेष्ठ गांव पर्यटन गांव में आ गया। उसके अलावा इसे भारत के सिल्क शहर के रूप में भी जाना जाता है, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है इकत नाम की अनूठी शैली से साड़ियों को बुना जाता है। इकत प्रणाली जो है, ये इकत शैली जो है इसको जीआई टैग में मिला हुआ है, जीआई इंडिकेटर 2011 मिला हुआ है। तो आप इसमें कितने फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि पोचमपल्ली जो है वो एक तो भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो है वो हो गया। इसको सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इकत जीआई टैग है, इकत, इससे साड़ियों को बुना जाता है। और पोचमपल्ली और क्यों इंपॉर्टेंट है? यहीं पर आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में भूदान आंदोलन का शुभारंभ किया था। तो भूदान आंदोलन का शुभारंभ किस गांव से किया था विनोबा भावे ने? पोचमपल्ली गांव से। अच्छा, जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के लिए प्रविष्टि भारत सरकार ने नामांकित की थी, तो उसमें 3 गांव थे, उसमें से एक चुना गया है पोचमपल्ली को। 3 गांव कौन कौन थे? कोंगथोंग, लधपुरा खास और पोचमपल्ली को मिला है ये अवार्ड। तो कोंगथोंग जो है वो मेघालय में है, लधपुरा खास जो है वो मध्य प्रदेश में है और पोचमपल्ली नलगोंडा तेलंगाना में। ठीक है, तो कोंगथोंग, लधपुरा खास और पोचमपल्ली, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए इसमें ये देखने वाली बात है कि कोंगथोंग जो है मेघालय में, इसमें यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट था? तो यहाँ पे एक व्हिस्लिंग गांव है, उसको सिटी वाला गांव बोलते हैं, व्हिस्लिंग गांव। क्यों व्हिस्लिंग गांव बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जब बच्चों का जन्म होता है तो उसमें नाम नहीं दिया जाता है, बल्कि एक धुन दी जाती है, मेलोडी दी जाती है, एक धुन सिटी की तरफ एक धुन दी जाती है। तो ये यहाँ पे एक खास बात है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, दिल्ली के निजामुद्दीन बस्ती जो परियोजना है उसको भी यूनेस्को सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। निजामुद्दीन बस्ती परियोजना नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक निजामुद्दीन बस्ती समुदाय के समग्र शहरी पुनरुद्धार के एक परियोजना को यूनेस्को द्वारा पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है MPI, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक के कार्यान्वयन के लिए नीति आयोग नोडल मंत्रालय है। नोडल मंत्रालय हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे यूपीएससी एग्जाम हो, यूपीपीसीएस हो, बीपीएस, कोई भी पीसीएस हो और यूपीएससी, सबके लिए नोडल मंत्रालय हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। भारत में MPI के कार्यान्वयन के लिए नीति आयोग नोडल मंत्रालय है और हाल ही में नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया।
इसमें देखते हैं कि रैंक 1 जो है एमपीआई में बहुआयामी गरीबी सूचकांक में रैंक 1 पे कौन है? बिहार है। सेकंड पे कौन है? एज एक्सपेक्टेड झारखंड। थर्ड पे एज एक्सपेक्टेड उत्तर प्रदेश। ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में नंबर 1 पे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आपको नहीं भूलेगा, ये तो कॉमन है। और सबसे कम बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसको है? केरला। ये भी एज एक्सपेक्टेड, केरला में सबसे कम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या वाला राज्य है। इतना काफी है, इतना आप ध्यान में रखेंगे, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारा फैक्ट हो जाएगा, फिर वो आपको याद नहीं रहेगा। और उत्तर प्रदेश का जो एमपीआई स्कोर है 0.18, ये आप ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश का एमपीआई स्कोर है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक का जो स्कोर है वो 0.18। उत्तर प्रदेश में अब अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं तो सर्वाधिक और न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले 5 जिले जो हैं उसमें एक देख लेते हैं। तो टॉप पे जो है, यहाँ पे सबसे ज्यादा गरीब लोग जो हैं वो श्रावस्ती में हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे? बस्ती है, समझ सकते हैं, बस्ती है, ऐसे जो बस्ती छोटी बस्ती रहती है वहां बहुत गरीब है। और जो न्यूनतम, जहां सबसे अमीर लोग हैं, अमीर लोग कहाँ मोस्टली रहते हैं? अमीर लोग प्रीफर करते हैं कैपिटल में रहना, तो लखनऊ में सबसे कम गरीब लोग हैं। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स इसको जारी भी किया जाता है, उसका भी नाम जो है पब्लिक अफेयर सेंटर है। तो ये आपको ऐसे भी देख कर ही पता चल जाएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। यहाँ पे बस इतना ही देखना है, इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है। लेकिन पब्लिक अफेयर इंडेक्स में ये देखना है कि बड़े राज्यों की श्रेणी में नंबर 1 पे कौन है? एज एक्सपेक्टेड केरला। पब्लिक अफेयर इंडेक्स केरला नंबर 1। छोटे राज्यों में सिक्किम नंबर 1। अगर आप सिक्किम कभी गए होंगे तो वहां पे देखे होंगे, वहां पे प्रशासन काफी टाइट रहती है। सिक्किम नंबर 1 पे है। छोटे राज्यों में सिक्किम सर्वश्रेष्ठ राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश है। और 18 बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे निम्नतम स्थान पे है, 18वें स्थान पे है। यूपी जो है पब्लिक अफेयर इंडेक्स में सबसे निचले स्थान पे है, 18वें स्थान पे है। ये सरकारी तंत्र के लिए चिंता का विषय है, बट ये एज एक्सपेक्टेड था, या तो यूपी होगा या बिहार होगा। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में सबसे निचले स्थान पे जो है यूपी है। यहाँ पे काफी अभी मेहनत करने की जरूरत है गवर्नमेंट को। ठीक है, चलिए एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड ये देखते हैं अब हम लोग। तो एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड, इसको नीति आयोग और जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जीआईजेड और बीएमजेड इसके समन्वय से इसका डेवलपमेंट हुआ है। इस सूचकांक में शिमला रैंक 1 पे है और कोयम्बटूर सेकंड पे है। ठीक है, शिमला जो है शहरी क्षेत्र में रैंक 1 पे है और सबसे निचले स्थान पे जो है वो धनबाद है। सबसे निचले स्थान पे धनबाद है। अच्छा, इसमें यूपी का जो है वो मेरठ सबसे निचले से एक ऊपर है, 55 पे। पटना का पोजीशन 52 है। एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 था ये। उत्तर प्रदेश में देखते हैं सबसे जो ऊपर है वो है लखनऊ, उसके बाद कानपुर है और सबसे लास्ट जो है वो मेरठ है एसडीजी शहरी सूचकांक में। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 क्या है? ये एक तो इसको आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का परिणाम जारी किया गया। इसमें जो प्राइज होता है उसमें एक नई श्रेणी की घोषणा की गई है। उसका क्या नाम है? प्रेरक दौड़ सम्मान। ये पुरस्कारों की नई श्रृंखला जारी की गई है, उसका नाम है प्रेरक दौड़ सम्मान। अच्छा, ये 6 संस्करण है इसका। स्वच्छ सर्वेक्षण का ये 6ठा संस्करण है। ये विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इतने सारे इंडेक्स होते हैं, उसमें विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण जो है वो कौन है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा के किनारे बसे 91 शहरों को भी शामिल किया गया है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, एक तो ये हो गया और दूसरा हो गया गंगा के किनारे कितने शहर बसे हुए हैं, तो वो है 91। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 5वीं बार इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, क्योंकि दूसरे शहरों को कंपटीशन ही नहीं है, उनको बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं करते हैं क्योंकि इससे आगे निकलने की होड़ ही नहीं करते हैं वो। ठीक है, तो इसलिए 5वीं बार इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। अच्छा, यूपी के टॉप 20 में यूपी के 20 शहर हैं। टॉप 20 यूपी के 20 शहर हैं, जिसमें लखनऊ 12वें पे और गाजियाबाद 18वें पे है।
लखनऊ ध्यान में रखेंगे। 12वें पे टॉप 10 में नहीं है, टॉप 20 में है। टॉप 20 में लखनऊ और गाजियाबाद आ जाता है। और 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में वीटा कहाँ है? महाराष्ट्र के सांगली में। महाराष्ट्र के सांगली में वीटा है, उसको भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन वाले सिटी में। ठीक है। अच्छा, गंगा नगर देखते लेते हैं। जो भी सिटी ऐसे हैं जो गंगा के तट पे रहते हैं, जो गंगा के तट के किनारे लगे हुए हैं, उसमें जो सबसे स्वच्छ शहर है वाराणसी। ठीक है। सेकंड प्लेस पे कौन है? मुंगेर बिहार का। और थर्ड पे है पटना। फोर्थ पे कानपुर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बीपीएससी एग्जाम। ठीक है। मुंगेर पटना टॉप 5 में है। ठीक है, टॉप 5 में। और रैंक 1 पे कौन है? वाराणसी। ये आप ध्यान में रखेंगे, यूपीपीसीएस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाराणसी शहर जो है गंगानगर में वाराणसी नगर को है टॉप प्लेस मिला है। ओके। तो मेगा सिटी में अगर देखते हैं तो मेगा सिटी में जो सबसे स्वच्छ शहर है वो अहमदाबाद है, मेगा सिटी। चलिए, स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा ये प्रयास किया गया है। ये इंडियन पुलिस फाउंडेशन ये पहला सर्वेक्षण है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन। इस सूचकांक में जो सबसे लोवेस्ट स्कोर है वो बिहार को मिला है। जो स्मार्ट पुलिसिंग स्कोर है उसमें सबसे कम स्कोर जो है वो बिहार को मिला है। और टोटल 29 जो स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो 28 है। स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक में सबसे लोवेस्ट पे है बिहार, उससे ऊपर है यूपी। स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक। अब हम लोग आते हैं प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, ये योजना जो है 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू की जाएगी। इसमें क्या है? कक्षा 1 से 1 क्लास से 8 क्लास तक के स्कूली बच्चों को ये कवर करेगा, 1 क्लास से 8 क्लास तक। अब ये क्या है? ये किसका? मिड डे मील जो है, मिड डे मील जो प्लान होता था उसी के प्लेस पे अब आ गया है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। ठीक है। पहले क्या था? मिड डे मील। अब होता है अब पोषण भी मिलेगा, और जब पोषण मिलेगा तो शक्ति मिलेगी, और पोषण शक्ति क्या होगा? फिर उससे देश का निर्माण होगा। ठीक है। बच्चों को अगर पोषण दिया जाएगा उससे उनको शक्ति मिलेगी, उस शक्ति से वो देश का निर्माण करेंगे। ठीक है। तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, जिसमें प्राथमिक कक्षाओं हेतु प्रति स्कूल बच्चों के लिए 100 ग्राम तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं हेतु 150 ग्राम खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाएगी। उच्च प्राथमिक में 150 ग्राम हो जाएगा और प्राथमिक में 100 ग्राम हो जाएगा, और ये 1 क्लास से 8 क्लास तक ये बच्चों को कवर करेगा। ठीक है। चलिए, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ये जारी किया जाता है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, तो ये फूड है, यहाँ भी फूड सुरक्षा की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, ये ध्यान में रखना है आपको। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में अगर रैंक 1 देखा जाए तो रैंक 1 पे गुजरात है। यहाँ राज्य खाद्य सुरक्षा बहुत ज्यादा रहेगी। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारा फाफड़ा जलेबी मिलता है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। सेकंड पे केरला है और थर्ड पे तमिलनाडु है। ये 3 राज्य है। तो फर्स्ट पे गुजरात है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात है। फाफड़ा जलेबी से आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। और यूपी जो है, यूपी ने 5th पोजीशन पे यूपी है। तो अगर ऐसे पूछते कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में टॉप 5 में यूपी है कि नहीं, तो यूपी है, इसमें टॉप 5 में यूपी है। एक सुजलम अभियान है, सुजलम अभियान, ये ध्यान रखेंगे। सुजलम अभियान को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। सुजलम अभियान जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया है। और ये अभियान क्या है? इस अभियान के तहत ओडीएफ प्लस के जो दर्जे वाले जो भी प्लेस हैं, जो भी गांव हैं, जिले हैं, उनको कैसे उसी स्टेट में जारी रखा जाए, कैसे वहां पे ओडीएफ प्लस अगर है तो उससे कम ना हो, वो ओडीएफ प्लस ही रहे, इसको मेंटेन करना है। और जैसे मान लीजिए कि वहां पे ऑलरेडी जो शोक पीट्स होते हैं उसका निर्माण, शौचालयों की मरम्मत और नए परिवारों तक शौचालयों की पहुंच, ये
जो है इस पर ध्यान रखना है सुजलम अभियान के तहत, सुजलम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसके द्वारा आरंभ किया गया है, चलाया जा रहा है, ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। अब NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये 2015 में स्टार्ट हुआ था। ये जो रैंकिंग देने का कार्यक्रम है 2015 में स्टार्ट किया गया था, और ये देश भर में जो उच्च शिक्षा संस्थान है उनको रैंकिंग देता है, ठीक है। इसमें केंद्रीय शिक्षा जो मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, अभी धर्मेंद्र प्रधान है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की, और इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ है इसमें रैंकिंग में। तो इसलिए तो इसमें फैक्ट एक ध्यान रखना है कि जो पहली बार जो है अनुसंधान संस्थानों को रैंक दिया गया है, फर्स्ट टाइम अनुसंधान संस्थानों को रैंक प्रदान किया गया है, ठीक है, जहां पे रिसर्च होता है, अनुसंधान संस्थान। इसमें भी रैंक 1 पे जो है वो IIT मद्रास है, IIT मद्रास जो है वो रैंक 1 पे है। और यूपी के 2 संस्थान जो हैं टॉप 10 में कौन कौन है, IIT कानपुर और BHU। IIT कानपुर 5th पे है और BHU 10th पे है। और विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु विश्वविद्यालय श्रेणी में नंबर 1 पे है, सेकंड में JNU है और थर्ड पे BHU, ये है यूनिवर्सिटी श्रेणी में, ठीक है। कार्बी आंगलोंग समझौता में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये जो कार्बी आंगलोंग है, एक तो ये मिडिल असम में है कार्बी आंगलोंग, और वहां पे क्या हुआ था, वहां पे अभी एक समझौता हुआ था किनके बीच, जो 5 उग्रवादी संगठन है, 5 उग्रवादी समूह हैं, वो हैं, एक कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद है, और असम के मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री अमित शाह, ये सभी लोगों के बीच समझौता हुआ है। समझौता में यही था कि जो उग्रवादी समूह है वो हिंसा न करे, वो अपना हथियार डाल के, और जो मुख्य श्रेणी होती है समाज में, समाज की मुख्य धारा में वो शामिल हो जाए, यही उनका मेन इस जो समझौता हुआ है इसका यही एक उद्देश्य था। और इसके साथ साथ कैसे सब लोग मिलजुल कर उस जो वो एरिया है उसका कैसे डेवलपमेंट होगा, इसका जो मेन थीम है वो यही है। तो आपको इसमें मेनली ध्यान में इतना ही रखना है, इसमें कुछ खास नहीं है जो याद रखा जाए एग्जाम के। अब देखिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22, ये नीति आयोग और जो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय है, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और नीति आयोग, ये दोनों ने मिलकर SDG को स्थानीय बनाने की दिशा में, सतत विकास लक्ष्य को स्थानीय बनाने की दिशा में पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड, इसको जारी किया है। इन्होंने जारी किया है नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, ये दो लोग हैं, इनका ये संयुक्त प्रयास है। इसमें जो पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं उनको, उनके सभी जिलों को लेके ये रैंकिंग दी गई है, जिसमें पूर्वी सिक्किम जिला जो है, पूर्वी सिक्किम जिला फर्स्ट रैंक पे है, पूर्वी सिक्किम जिला जो है फर्स्ट रैंक पे है। बस इतना ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि पूर्वी सिक्किम जिला फर्स्ट रैंक पे, ये याद रखिए बस। अब देखिए सिक्किम की राज्य मछली, तो 2021 में सिक्किम सरकार ने कॉपर महासीर जिसे कैटली भी कहते हैं, कैटली भी कहते हैं उसे, कॉपर महासीर नाम है इसका, इसे राज्य मछली घोषित किया गया है, इसे राज्य मछली घोषित किया गया है, ठीक है। सिक्किम की राज्य मछली कॉपर महासीर, यह मछली मुख्य रूप से तीस्ता और रंगित नदियों में पाई जाती है, तीस्ता और रंगित, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए, ये वैसे मछली राज्य मछली है सिक्किम की, लेकिन 1992 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ ने कैटली मछली को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया था। ये देखने वाली बात है कि यूपी में, ये लखनऊ में है, और इसने कैटली मछली को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया था, ठीक है। IUCN में इसका देखते हैं तो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है सिक्किम की राज्य मछली। जो एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है सिर्फ वही देखे जा रहे हैं कि ताकि आपका जो नेक्स्ट UPPCS के एग्जाम है उसमें आपका क्वेश्चन कोई न छूटे, तो उसके हिसाब से जो क्वेश्चन सेट किए जाएंगे उसमें कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखे जा रहे हैं, क्योंकि बाकी जो थ्योरी पार्ट है उससे क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने उसको छोड़ा है। अब देखिए, जो पार्क है, ये एक पार्क है जालियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क,
ये कहाँ पे, ये आनंद पार्क, ये अमृतसर में है। अमृतसर जिले में रणजीत एवेन्यू स्थित अमृत आनंद पार्क में इसकी स्थापना हुई है। अमृतसर जिले के रणजीत एवेन्यू स्थित अमृत आनंद पार्क, ठीक है। जालियांबाग शताब्दी स्मारक पार्क जो है, जिसको अभी वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। जालियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क ये आनंद पार्क में है, ठीक है। और जालियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 के तहत इसको एक नेशनल मेमोरियल घोषित किया गया था, ठीक है। जालियांवाला बाग को नेशनल मेमोरियम जो है वो जालियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 के तहत नेशनल मेमोरियम घोषित किया गया था। चलिए, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पे आते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि 1.0 जो है वो 2016 में बलिया जिला यूपी में वहां से स्टार्ट हुआ था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 है ये 2021 में स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ ये कहां से स्टार्ट हुआ है, उत्तर प्रदेश के महोबा जिला से। ये भी उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से 1.0 जो था वो बलिया से स्टार्ट हुआ था, और जो 2.0 है वो महोबा जिले से स्टार्ट हुआ है। ये वर्चुअल रूप से स्टार्ट हुआ है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो कम आय वाले उन लोगों को भी चुना जाएगा जिन्हें पहले चरण में शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। और लाभार्थियों को पहला रिफिल और चूल्हा निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थियों को पहला रिफिल और चूल्हा निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है शून्य अभियान। नीति आयोग ने आरएमआई और आरएमआई इंडिया के साथ मिलकर शून्य अभियान शुरुआत की है। नीति आयोग यहाँ भी है। नीति आयोग ने आरएमआई और आरएमआई इंडिया के साथ मिलकर शून्य अभियान की शुरुआत की है। ये क्या है, ये उपभोक्ताओं और उद्योग के साथ मिलकर जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल को बढ़ावा देने की पहल है। ये उन व्हीकल को बढ़ावा देता है जो जीरो पोल्यूशन करते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाए जाने में तेजी लाना भी शामिल है। ये था आपका शून्य अभियान, यानी कि शून्य पोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। यहाँ पे एक चीज बस इंपॉर्टेंट है कि लद्दाख में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है उसका जो नाम है सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और ये देश का पहला ऐसा केंद्रीय विद्यालय है जिसका नाम किसी नदी के नाम पे रखा गया है। लद्दाख में जो केंद्रीय विद्यालय स्थापित हुई है उसका जो नाम है वो सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय रखा गया है। और ये पहला देश का ऐसा भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम किसी नदी के नाम पे रखा गया है। उमलिंग ला दर्रा विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क। पहले क्या था, पहले बोलिविया में एक सड़क था, उसका जो सबसे ऊंची उसको माना जाता था, वो 18,953 फीट पे था, उसको सबसे ऊंची सड़क माना जाता था। अब क्या हो गया है, अब 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य जो सड़क है उसका नाम हो गया है उमलिंग ला दर्रा, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसका जो निर्माण है वो प्रोजेक्ट हिमांग के तहत रखा गया है। इसका जो निर्माण है वो प्रोजेक्ट हिमांग के तहत, ठीक है, प्रोजेक्ट हिमांग के तहत इसका निर्माण हुआ है। ये लद्दाख के चिसुमले और देमचोक गांवों को जोड़ती है। चिसुमले और देमचोक गांवों को उमलिंग ला दर्रा जोड़ता है। अब मैंने इसमें एक चीज याद रखी है कि उमलिंग ला दर्रा जो है वो अभी विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। और जो प्रोजेक्ट हिमांग है ये बीआरओ द्वारा, आपको मैंने बताया था कि बीआरओ ये सब इस टाइप से जो भी एक्टिविटी होती है वो बीआरओ द्वारा की जाती है। अब देखिए लद्दाख का जो राज्य पशु है, लद्दाख का राज्य पशु हिम तेंदुआ, और राज्य पक्षी जो है वो काली गर्दन वाले सारस जो है, जिनको ब्लैक नेक पेन कहते हैं, और स्नो लिपर्ड जो है वो राज्य पशु हैं। ओके, तो राज्य पशु जो है स्नो लिपर्ड, इनका जो साइंटिफिक नेम है वो पैंथेरा उनसिया है, और जो स्टेट बर्ड है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो ग्रस निग्रोपोलिसिस। ओके, तो ई रूपी, अब आते हैं ई रूपी क्या है, तो देश में नगद रहित लेन देनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ई रूपी का विकास किया गया है। किसने किया है, एनपीसीआई, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। ई रूपी का जो डेवलपमेंट है, ई रूपी का जो विकास है वो किसने किया है, तो
एनपीसीआई। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, युवा प्रधानमंत्री योजना। युवा प्रधानमंत्री योजना ये क्या है? शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग ने, ये उच्च शिक्षा विभाग जो है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से युवा प्रधानमंत्री योजना को लॉन्च किया गया है। युवा, वाई फॉर प्रधानमंत्री स्कीम फॉर मेंटरिंग युवा, यंग, अपकमिंग एंड वर्सटाइल अदर्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है यंग, अपकमिंग एंड वर्सटाइल अदर्स। तो ये क्या है? प्रधानमंत्री स्कीम, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग अदर्स। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है। और ये किसका पार्ट है? ये इंडिया एट 75 योजना, जो आजादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, इंडिया एट 75 परियोजना का एक पार्ट है युवा प्रधानमंत्री योजना। चलिए, ये तो था दृष्टि का, घटना चक्र का दृष्टि का लिया गया था। अब जो हम लोग देखते हैं घटनासार में, जो भी उसमें से छूट गए हैं, जो भी न्यूज इसमें कॉमन है उसको हम लोगों ने छोड़ दिया है, और जो उसमें नहीं दिया गया है उसको हम लोगों ने कवर किया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अभी हम लोग जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट जो जारी हुई है, उसमें क्या है? उसमें जो बताया गया है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार विधानसभा की 7 सीटें बढ़ाई जानी है। ठीक है, तो इसके तहत क्या हो जाएगा? जो जम्मू संभाग में जो वहां के विधानसभा के सदस्यों की संख्या 83 थी, वो अब क्या हो जाएगी? 90 हो जाएगी, वो 90 हो जाएगी। और वहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस बार का जो जम्मू कश्मीर की नई विधानसभा जो होगी, उसमें कश्मीरी पंडितों और पीओजे के विस्थापितों को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। ये अभी दिया जा सकता है, तो इसलिए एग्जाम में आ भी सकता है। वैसे अगर असर्शन रीजनिंग टाइप का कर दिया जाए तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये नई बात है क्योंकि ये पहले कभी ऐसा नहीं था, इसलिए आपको पता होना चाहिए। और जो ये परिसीमन आयोग था, उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई। परिसीमन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई। और जो जम्मू कश्मीर में आखिरी परिसीमन हुआ था, ये कब हुआ था? 1995 में। फ्रांस फिल्म मार्केट में भारत अब तक का पहला कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया है। ठीक है, तो इसमें फ्रांस जो फिल्म है, फ्रांस फिल्म मार्केट जो है, अभी कान में फिल्म महोत्सव जो हुआ था, उसमें भारत जो है आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर होगा। अभी हाल ही में हुआ है आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर, जिसमें आप लोग न्यूज में देखे होंगे कि अनुराग सिंह ठाकुर और जो माधवन और भी कई सारे एक्टर जो थे हमारे मिनिस्टर के साथ गए हुए थे वहां पे। तो इसमें ये काफी चर्चा में था। तो इस वर्ष की जो भारतीय मंडप की जो थीम थी वो क्या थी? इंडिया द करंट हब ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया द करंट हब ऑफ द वर्ल्ड, ये वहां का इस बार का थीम था। और जो दीपिका पादुकोण है, वो इस बार कान फिल्म फेस्टिवल जो होता है, कान ये फ्रांस में होता है, इसमें वो जूरी मेंबर के तौर पे हिस्सा ली थी। ठीक है, नेक्स्ट है नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020। नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020। देखिए, देश में मृत्यु दर में सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो कहां हुई है? बिहार में दर्ज हुई है। और सेकंड पे महाराष्ट्र है। मृत्यु दर में सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई है? बिहार में। शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में रैंक 1 पे कौन सा है? ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। और अगर राज्य का नाम पूछा जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश। शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले राज्य। और सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्यों में रैंक 1 पे है मणिपुर। हरियाणा फोर्थ पे चला गया है। हरियाणा अब सबसे कम नहीं है। हरियाणा का बढ़ के लिंगानुपात जो है 916 हो गया है। 916 हो गया है। और जो कि बिहार का कितना था? बिहार का कितना है? 918। 2011 के अकॉर्डिंग ये है, लेकिन ये जो है ये अभी के अकॉर्डिंग है। अभी जो जारी हुआ है नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग है। अब देखिए लिथुआनिया में क्या हुआ है? भारतीय दूतावास खोलने का डिसीजन लिया गया है। यह बाल्टिक क्षेत्र में, बाल्टिक जो कंट्रीज हैं उसमें ये भारत का पहला पूर्ण दूतावास होगा, क्योंकि अभी तक बाल्टिक कंट्री में भारत का पूर्ण दूतावास नहीं था। तो लिथुआनिया में जो है
भारत का पहला पूर्ण दूतावास खोलने की बात हुई है। और लिथुआनिया का कैपिटल देख लीजिए विल्नियस, ये आप एक बार मैप पर जरूर देख लेंगे। लिथुआनिया की जो कैपिटल है वो विल्नियस है। नेक्स्ट देखते हैं, ये वन लाइनर क्वेश्चन में आ सकता है कि रेलटेल और विश्व स्वास्थ्य संगठन, रेलटेल और WHO ये दोनों ने मिलकर विशाखापट्टनम में मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल, ठीक है, ये वन लाइनर के लिए क्वेश्चन रहेगा आपका। भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन एनसीआरटीसी को मिली। एनसीआरटीसी क्या है? एनसीआरटी नहीं, एनसीआरटीसी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ये है एनसीआरटीसी। ये भारत की पहली रीजनल रैपिड, देखिए रैपिड मेट्रो, रैपिड ट्रेन, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का ट्रेन की जब बात होगा तो एनसीआरटीसी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। नेशनल कैपिटल रीजन है तो ये दिल्ली की बात नहीं होगी, जो एनसीआर है उसकी बात होगी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की 5वीं रिपोर्ट, ये देख लेते हैं। तो सर्वेक्षण में क्या हुआ है, जो प्रजनन दर है वो 2015-16 में 2.2 से घटकर अब 2 पे आ गया है। 2.1 होना चाहिए था, उससे भी घट गया है। अब ये 2.1 पे क्या होता है, जनसंख्या जो होती है वो स्थिर होती है। अब इससे भी नीचे आ गया है, यानी कि जनसंख्या अब घट रही है, 2.0 हो गया है। और जो नेक्स्ट है, जो प्रजनन दर जिनका 2.1 से ज्यादा है वो स्टेट कौन कौन से हैं, उसमें नंबर 1 कौन सा है, एज एक्सपेक्टेड बिहार। सेकंड पे है मेघालय, ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रजनन दर है अभी। बिहार और मेघालय में प्रजनन दर सर्वाधिक, और सिक्किम में और अंडमान निकोबार में सबसे कम सिक्किम में, फिर अंडमान निकोबार में। भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है, ये पूर्णिया में, पूर्णिया के परोरा में, ये बिहार में। बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, कि बिहार के पूर्णिया स्थित परोरा में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ये देश का पहला अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र है, अनाज आधारित, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन बिहार के पूर्णिया स्थित परोरा में हुआ है। बायोगैस से चलने वाला भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन, बायोगैस से, देखिए ये ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है ये बायोगैस से चलेगा। ये कहाँ पे बना है अभी, ये हाजी अली मुंबई महाराष्ट्र, हाजी अली मुंबई महाराष्ट्र। बायोगैस से चलने वाला भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन महाराष्ट्र के हाजी अली मुंबई में। अब जो भारत है अभी उसको हाल ही में AAEA एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज, इसका अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। ये इसकी बैठक कहाँ हुई थी, फिलीपींस में, फिलीपींस के मनीला जो है फिलीपींस में है, वहां पे भारत को सर्वसम्मति से एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष चुना गया है। वर्तमान में चुनाव आयोग मनीला AAEA का अध्यक्ष है। जो अभी इसका अध्यक्ष है वो कौन है, मनीला, फिलीपींस। अब कौन हो गया है, चुना गया है, वो है भारत। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर अस्थायी रोक लगा दी है अभी। तो यहाँ पे आपको ये जानना है कि देशद्रोह का जो कानून है वो धारा 124A के तहत, धारा 124A, ये आपको बस यहाँ पे यही फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, जो क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम्स के तौर पे इंपॉर्टेंट है। बाकी मेंस के लिए तो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन प्रीलिम्स के लिए अभी यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है। बैटरी स्वैपिंग नीति किस आयोग ने जो जारी की है, ये नीति आयोग, बैटरी स्वैपिंग नीति। इसमें क्या होगा, इसमें जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के जो वाहन हैं उनमें बंद बैटरी की जो चार्ज बैटरी है वहां से उसको स्वैप करने का बात की गई है। ये जारी किया है नीति आयोग ने, ठीक है, बैटरी स्वैपिंग नीति, ये नीति आयोग। बस इसमें यही पूछा जा सकता है, यहाँ से यही फैक्ट निकल कर आएगा जो प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, मेघालय का जिंगकिंग जेरी, इसको लिविंग रूट बोलते हैं, लिविंग रूट ब्रिज, ये यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हो गया है। अस्थायी नहीं, अस्थायी सूची में शामिल हुआ है मेघालय का जिंगकिंग जेरी। इसमें क्या होता है कि ये फिकस इलास्टिका पेड़ है, वहां पे फिकस इलास्टिका पेड़ है, उसके जो जड़ होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो उसको निकालकर ऐसे उसके जड़ों से ही, जड़ों को ऐसे फैला दिया जाता है जिससे
ब्रिज बन जाते हैं और ये पूरा ब्रिज का काम करता है ये। और क्या नाम है पेड़ का? फिकस इलास्टिका। और इस जो ब्रिज है, ये लिविंग रूट जो ब्रिज है, इसको काट कर नहीं ऐसे बनाया जाता है कि पेड़ के जो जड़ हैं वो निकलकर ऐसे ब्रिज बनाने का काम करते हैं। इसको लिविंग रूट जो है ब्रिज कहते हैं और ये यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हो गया है। इसमें और कौन कौन से शामिल हुए हैं? इसमें कोंकण क्षेत्र के पेट्रोग्लिफ्स। इसमें क्या होता है कि ये ऐसे पत्थर के बहुत सारे आर्ट बनाए जाते हैं, रॉक आर्ट, उसको बोलते हैं। ये है कोंकण क्षेत्र के पेट्रोग्लिम्स में, तो ये गोवा में है। और आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी टेम्पल, जो वीरभद्र, जो शिव जी के रूप हैं, प्रतिरूप हैं वीरभद्र, उनकी जो मंदिर है लेपाक्षी, आंध्र प्रदेश में, एक वो हो गया। और मोनोलिथिक बुल ये अस्थायी सूची में शामिल हुए हैं। अच्छा, भारत का पहला स्वदेशी वाणिज्यिक चिपसेट, इसको 2023-24 से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। किसके द्वारा? किस कार्यक्रम के द्वारा? सरकार डिजिटल इंडिया RISC-V के कार्यक्रम के तहत। तो ये जो IIT मद्रास है, IIT मद्रास और सीडेक जो है, इसने शक्ति और वेगा 2 माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से आज पूछ सकता है कि शक्ति और वेगा, ये 2 माइक्रो प्रोसेसर हैं, इनको विकसित किया है IIT मद्रास और सीडेक ने। नेक्स्ट है कर्नाटक में शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के हेतु सांस अभियान। ठीक है, सांस अभियान। ये सांस अभियान की शुरुआत से क्वेश्चन बनेगा कि सांस अभियान की शुरुआत भारत के किस राज्य में की हुई है? तो ये कर्नाटक। ये निमोनिया के लिए है सांस अभियान। निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई की शुरुआत हुई है। ये है सांस का फुल फॉर्म क्या है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। सांस अभियान कर्नाटका, ये आपको ध्यान रखना है। गुजराती जंगली गधों के संरक्षण हेतु रणखार कंजर्वेशन घोषित हुआ है। रणखार जो होता है, वहां का जो एक प्लेस है, रणखार गांव है, वो कंजर्वेशन घोषित हुआ है। कहां पे है ये? एक्चुअली देखिए, गुजराती जो जंगली गधे हैं ना, वो सबसे ज्यादा जो है ये जोधपुर संभाग में मिलते हैं। और वहां पे रणखार गांव है, वहां पे सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं और इसीलिए उस पार्ट को जो है कंजर्वेशन घोषित किया गया है राज्य सरकार द्वारा। ये आपको नाम ध्यान में रखना है कि रणखार। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखना है आपको कि जो जंगली गधे होते हैं, इनको भी वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत प्रथम सूची में रखा गया है, प्रथम सूची में। ठीक है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत प्रथम सूची में रखा जाता है जंगली गधों को। अच्छा, दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुला दर्रा। दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण BRO द्वारा सिंकुला दर्रे पर किया जाएगा, जिसकी ऊंचाई 16,580 फीट होगी। ठीक है, तो ये इसका निर्माण जो होगा प्रोजेक्ट योजक के तहत किया जाएगा। प्रोजेक्ट योजक, ये है सीबीड। देश का पहला सीबीड जो पार्क है वो कहाँ होगा? तमिलनाडु में। देश का पहला सीबीड पार्क जो है वो तमिलनाडु में। सीबीड क्या होता है? ये जो शैवाल होते हैं, शैवाल, उनका जो खेती किया जाएगा, तो उसके लिए तमिलनाडु। ये काफी प्रोटीन युक्त होते हैं, इनमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और ये एक सुपर फूड की तरह काम करते हैं। ये सुपर फूड होता है सीबीड। तो इसका जो पार्क बनेगा, वो देश का पहला पार्क जो है वो तमिलनाडु में। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक जो है वो कर्नाटका, पहला डिजिटल वाटर बैंक। अब देखिए, वहां पे कर्नाटका में क्या है? बेंगलुरु है। वहां पे सबसे ज्यादा जो कंपनियां जो वर्क करती हैं डिजिटल, उससे आप इसको रिलेट कीजिएगा तो आपको याद रखने में आसानी होगी। अदरवाइज इस तरह के इतने सारे फैक्ट हैं कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से इसको लिंक करते हुए चलना है ताकि आपको ध्यान में बना रहे। अच्छा, जो हमारा स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है गगन, उसका यूज करने वाला जो फर्स्ट एयरलाइन है वो कौन है? इंडिगो। इसको कैसे लिंक करेंगे? देखिए, इसमें इंडिगो है, इंडिया है, और ये इंडिया जो है ऑलरेडी तो स्वदेशी का ज्यादा ये यूज करना चाहेगा, तो इंडिगो है फर्स्ट एयरलाइन। एक बार यूपीएससी में किस टाइप के फैक्ट पूछे गए थे, उसमें हैदराबाद का
एक कंपनी ने शॉप खोला था, तो उसके बारे में पूछ लिया था, तो इसलिए ये भी आप ध्यान में रखेंगे। थूथुकुड़ी में अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क जो है उसका निर्माण हो रहा है। कहाँ है थूथुकुड़ी? ये तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क, तमिलनाडु। अच्छा, आईओसी क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी जो मेजबानी है वो कौन कर रहा है इस बार? मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर जो है वो इस बार इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेजबानी कर रहा है, ये 2023 में। और इस समिति में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कौन कर रही हैं? ये कर रही हैं नीता अंबानी। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला फिलीपींस जो है पहला देश है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला, देखिए भारत वैसे तो विश्व का मिसाइल जो होता है वो निर्यात करने में काफी पीछे है, वो तो खरीदने वाले में सबसे टॉप पे है, लेकिन जो अपने आसपास के जो उसके देश हैं, बांग्लादेश, इस टाइप के देशों को वो मिसाइलें बेचता है। तो उसमें जो ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में है वो फिलीपींस पहला देश है। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य है। इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है। इको सेंसिटिव, यह इको सेंसिटिव जोन जो है उत्तराखंड का पहला ऐसा इको सेंसिटिव जोन है जिसमें एक भी गांव शामिल नहीं है। ये काली नदी और उसकी सहायक जल संभर क्षेत्र में स्थित है। और यही अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य है जिसको कस्तूरी मृग वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है, मस्त डियर पार्क भी कहा जाता है। ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। काजू वैली जो है ये तमिलनाडु का नया पक्षी अभयारण्य है। काजू वैली, पक्षियों को काजू खिलाइएगा तो बहुत खुश रहेंगी। काजू वैली तमिलनाडु का नया पक्षी अभयारण्य। काजू जो होता है ये तमिलनाडु और कर्नाटक क्षेत्र में, केरला में होता है, साउथ में काजू देखने को मिलता है। तो काजू वैली जो है नया पक्षी अभयारण्य है। देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक गुजरात में, गुजरात हाईकोर्ट में देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक लगाई गई है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। औषधीय पादप गूगल, ये गूगल जो एक प्लांट होता है उसको IUCN के रेड डेटा लिस्ट में संकटापन्न के रूप में शामिल किया गया है। ये गूगल प्लांट जो होता है ये औषधीय पौधा है। इसको राजस्थान के अरावली की पहाड़ियों पर पाया जाता है और इसको अभी IUCN के रेड डेटा लिस्ट में संकटापन्न के रूप में शामिल किया गया है। केरला में जो है एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस लॉन्च किया गया है। केरला, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। केरला में एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस लॉन्च हुआ है। ये देखिए, ये सब वन लाइनर है, इसको आपको ऐसे ही पढ़ना होगा। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। ये रेड सैंडर्स जो है, रेड सैंडर्स, इस पे जो अभी मूवी बनी थी रक्तचंदन लकड़ी और रेड सैंडलवुड, इसको IUCN में रेड डेटा लिस्ट में नियर थ्रेटेंड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब उसको हटाकर वहां से इंडेंजर्ड की सूची में डाल दिया गया है। ये पूरी दुनिया में केवल शेषाचलम की पहाड़ी क्षेत्र या उससे लगे क्षेत्रों में पाई जाती है, इसीलिए इसमें इसकी सर्वाधिक तस्करी होती है। ये पुष्पा मूवी जो थी इसी रेड सैंडर्स पे बेस्ड है। शेषाचलम की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। अच्छा, फेथ विजन आप लोग देख लीजिए। फेथ 2035 विजन, इसको फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, फेथ, ये फेथ का फुल फॉर्म है। इसने जारी किया है फेथ 2035। इसमें क्या है कि जो 2035 तक भारतीय जो पर्यटन है उसको दुनिया द्वारा कैसे पसंदीदा पर्यटन के रूप में देखा जाए और उसके लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो इस दस्तावेज में शामिल किए गए हैं। फेथ 2035। अच्छा, केरल का पहला कारवां पार्क इडुक्की जिले में बनाया गया है। एक सुंदर हिल स्टेशन वागामोन में बनाया गया है। वागामोन, इसमें केरल का पहला कारवां पार्क। नासिक में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का निर्माण हुआ है, ये उद्घाटन हुआ है। अब इसको देखिए, इसमें क्या है कि जो मोबाइल प्रयोगशाला है, इसमें क्या होगा कि जो साइंटिस्ट हैं वो जैसे संक्रमण करने वाले जो वायरस होते हैं उसकी जो जांच करने के लिए ये मोबाइल प्रयोगशाला बनी है। और ये मोबाइल प्रयोगशाला कहाँ पे है? नासिक में। जैसे कोरोना हो गया, उस टाइप से बहुत सारे वायरल जो डिजीज फैलते हैं और उसमें जो वायरस होते हैं उसकी जांच करने के लिए ये मोबाइल प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी नासिक में। देखिए, जम्मू कश्मीर को जिला स्तर पर सुशासन सूचकांक रखने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनाने का निर्णय लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर काफी अभी चर्चा में है। इसको जिला स्तर पर, देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका सुशासन सूचकांक जो है वो फर्स्ट
डिस्ट्रिक्ट सुशासन सूचकांक जो है जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ है। तो ये आप ध्यान रखें, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। समुद्रयान योजना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। समुद्रयान योजना, गगनयान, समुद्रयान, इस टाइप की जो चीजें होती हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो समुद्रयान जो परियोजना है, इसका भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन का शुभारंभ 29 अक्टूबर 2021 को किया गया था। और यूनिक ओशियन मिशन का उद्देश्य जो है उप समुद्री गतिविधियों के संचालन हेतु गहरे पानी के अंदर मानव युक्त वाहन, देखिए मानव युक्त, उसमें आदमी बैठा रहेंगे और वाहन का प्रयोग किया जाएगा, वो है इस समुद्रयान परियोजना का पार्ट है। वो इसमें क्या होता है, इसमें जो यूज किए जाने वाला जो वाहन है, जो सबमर्सिबल है, उसका जो नाम है मत्स्य 6000 जो है उस सबमर्सिबल का नाम है। पनडुब्बी जो है उसका नाम है मत्स्य 6000। और सामान्य स्थिति में यह यान जो है 12 घंटे तक समुद्र की गहराई में रह सकता है। देवा सहायम पिल्लई को संत की उपाधि दी गई है। देवा सहायम पिल्लई, ये पहली बार किसी आम भारतीय ईसाई को यह उपाधि दी गई है, देवा सहायम पिल्लई। देखिए ये उपाधि जो देते हैं, ये वेटिकन सिटी के जो पोप होते हैं, पोप फ्रांसिस ने इनको ये उपाधि दी है, वेटिकन में संत की उपाधि दी है। इनको दी है देवा सहायम पिल्लई। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं केरला के, देवा सहायम पिल्लई। और देखिए बुजुर्गों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2021 जो जारी हुआ था, उसमें जो रैंक 1 पे है बुजुर्गों के लिए, वो राजस्थान है। रैंक 1 पे राजस्थान है। ये आप ध्यान रखेंगे कि राजस्थान है। राजस्थान में क्या होता है, बुजुर्गों की सबसे ज्यादा सेवा की जाती है। और एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक, इसमें रैंक 1 पे है मध्य प्रदेश, रैंक 1 पे एमपी है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक, तो इसमें हम लोगों ने लगभग पूरे घटनासार और परीक्षा मंथन दोनों के जो नेशनल इश्यू है कंप्लीट, उनको पूरी तरह से कवर कर लिया है। तो आप इसको एक बार एग्जाम से पहले एक बार गो थ्रू हो सकते हैं, और ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वो सारे कवर किए गए हैं। और इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। देखिए कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन इससे आपको मिल जाएंगे। मेन है कि आपको फोकस्ड होकर उनको एक एक चीज को ग्रैस्प करना होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो इंटरनेशनल मुद्दे होंगे उसको भी हम लोग इसमें नेक्स्ट वीडियो में ला देंगे। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू।